हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम के बायोलॉजी। गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्पेशली 2019 के। ओके, उस साल आपके टोटल 7 क्वेश्चन आए थे बायोकेमिस्ट्री से। ठीक है, 4 क्वेश्चन थे आपके सेक्शन सी से एंड 3 क्वेश्चन थे आपके सेक्शन बी से। तो गाइज उन क्वेश्चंस को हम विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को गाइज एंड तक देखना। तो गाइज स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट स्टेप इन ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन रिलीजेज ग्लूकोज यूनिट एज। जो आपका ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होता है, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी साइकिल आपकी, जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है आपकी, आपने पढ़ी होगी। उसमें आपका क्या होता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है। तो इसमें पूछ रखा है कि जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है तो उसमें ग्लूकोज यूनिट रिलीज होती है। वो कैसे होती है, ठीक है, किस फॉर्म में होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका ग्लूकोज सी फोस्फेट, सेकेंड है ग्लूकोज 1 फोस्फेट, थर्ड है ग्लूकोज ओनली, फोर्थ है आपका ग्लूकोज एंड ग्लूकोज 6 फोस्फेट। तो गाइज इसमें अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ, जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन होगा नंबर 2। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ग्लूकोज 1 फोस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 1 फोस्फेट आपका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है फर्स्ट स्टेप में। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है गाइस। देखो, जो आपका ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज होता है, ठीक है, वो ग्लाइकोजन को क्या करेगा, आपका क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप में इसको ब्रेक डाउन करेगा किसी के अंदर, ग्लूकोज 1 फोस्फेट के अंदर। ये आपका ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें जो मेनली जो ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज एंजाइम है वो कैटालाइज करेगा, वो कौन से बॉन्ड को तोड़ेगा, जो आपकी लिंकेज होती है अल्फा 1,4, ठीक है, ये वाली लिंकेज को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, जो कि ग्लाइकोजन की होती है। ठीक है, उसमें फिर कन्वर्ट करेगा उसको ग्लूकोज 1 फोस्फेट के अंदर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट ऑन प्रोटीन कंफर्मेशन डिटेल्ड बिलो इज इनकरेक्ट। तो गाइस इसमें हमें बताना है, कुछ 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है प्रोटीन कंफर्मेशन से रिलेटेड। ओके, तो इनमें से हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो गाइस ये क्वेश्चन आपका रामाचंद्रन प्लॉट से क्या हुआ, सोल्व होगा। तो आपको अगर जिन बच्चों को रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ रखा है तो वही इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एल अमीनो एसिड कैन अकर इन टाइप 1 बीटा टर्न वेयर पाई साई आर बोथ पॉजिटिव। तो गाइज ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें जो आपके बीटा टर्न्स होते हैं, जो एल अमीनो एसिड्स होते हैं, वो जहाँ पर जो इनकी वैल्यू 5 और साई की वैल्यू पॉजिटिव है वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, ए पेप्टाइड रिच इन प्रोलिन इज अनलाइकली टू अडॉप्ट अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओनली प्रोलिन ऐसा एक अमीनो एसिड है जो कि एलिक ब्रेकर का काम करता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए एलिक ब्रेकर कौन सा अमीनो एसिड है, तो प्रोलिन है, क्योंकि उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करता, जिससे क्या होता है, वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये पहले दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, प्रोलिन रेसिड्यू हैव हाई प्रोस्पेंसिटी टू अकर इन बीटा टर्न्स। तो गाइज ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जो बीटा टर्न्स आपके जो सेकेंडरी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए सेकेंडरी प्रोटीन्स कौन से हैं आपके, बीटा टर्न हो गया। ठीक है, वो सेकेंडरी प्रोटीन का एग्जांपल है। उसमें आपके मेनली जो अमीनो एसिड होते हैं, प्रोलिन और ग्लाइसिन। प्रोलिन और ग्लाइसिन क्या है, मेनली प्रेजेंट होते हैं आपके बीटा टर्न्स के अंदर। ठीक है, हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा, क्योंकि उसकी एक तो स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है, आपका जो प्रोलिन होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करवाएगा, ग्लाइसिन। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी। रह गई फोर्थ, ये आपकी इनकरेक्ट होगी। चल मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपको पता है तो चल गया, ये फोर्थ आंसर होगा। द डाइहेड्रल एंगल फाई एंड साई ऑफ अमीनो एसिड इन अनफोल्डेड प्रोटीन आर एक्सक्लूसिवली पॉजिटिव। ओके, इसमें क्या रखा है, जो डाइहेड्रल एंगल्स है आपके 5 साई, ठीक है, अमीनो एसिड में, वो क्या होंगे, अनफोल्डेड प्रोटीन्स के अंदर पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो ये बात हम क्या कह सकते हैं, बिल्कुल श्योर से नहीं कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि हम जब तक उसका रामचंद्रन प्लॉट नहीं देखते तब तक हम नहीं बता सकते कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा उनका जो डाइहेड्रल एंगल से। ओके, समझ में आया, तो इसलिए ये फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में इसकी गाइज एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तो आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ के आप समझ सकते हो कि आप कैसे ये ऑप्शन फोर्थ करेक्ट नहीं है और बाकी के करेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड फॉर एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। ओके,
इसमें क्या दे रखा है, जो आपके एंजाइम काइनेटिक्स से क्वेश्चन है गाइस ये, इसमें आपको बताने में से स्टेटमेंट कौन सी इनकरेक्ट है, ठीक है, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं हम, द काइनेटिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम्स डू नॉट डाइवर्ज फ्रॉम माइकलिस मेंटन बिहेवियर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपकी क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो उनकी काइनेटिक प्रॉपर्टी होती है वो माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स से क्या होती है, डिफरेंट होती है। यहाँ पर क्या रखी है कि वो डाइवर्ज नहीं होते, वो सेम होते हैं। जो स्टेटमेंट में बात कह रहे हैं ये, कि वो कह रहे हैं जो काइनेटिक प्रॉपर्टी है एलोस्टेरिक एंजाइम्स की वो सेम होती है माइकलिस मेंटेन की, बट ऐसा नहीं होता। जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं गाइज, उनकी काइनेटिक प्रॉपर्टी देखोगे तो वहाँ पर आपका वो क्या करेगा, सिग्मोइड, जो सिग्मा शेप का जो ग्राफ देखोगे वो कर्व होता है, जो सिग्मोइड कर्व होता है, जबकि आपका माइकलिस मेंटेन में आप देखोगे तो वो हाइपरबोला होगा। ओके, तो वहाँ पर डिफरेंस है गाइज। तो ये पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होगी, बाद ये स्टेटमेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, ठीक है, कि बाकी क्यों करेक्ट है, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो आप गाइज, ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। तो गाइज इस स्लाइड में आप पूरी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, बाकी की स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है, फर्स्ट क्यों इनकरेक्ट है। ओके, मैंने बता दिया मेन रीज़न क्या था। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है। ओके, बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, थर्मोडाइनमिक्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग इज डिप्रेसिटेड एज ए फ्री एनर्जी फनल बिलो। ठीक है, यहाँ पर आपका डायग्राम दे रखा है, ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग की थर्मोडाइनमिक्स का, इसमें बता रिलेशन कर रखा है इसका फ्री एनर्जी से। इसमें आपको बताना है मेनली आपके ये वो दे रखे हैं रीजन्स, देखो मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूँ। यहाँ पर आपके रीजन्स दे रखे हैं ABCD, ठीक है, तो ये बताने ये क्या शो कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इस ये गोल्ड फिगर दे रखी है, इसमें बताना आपको A क्या शो कर रहा है, B क्या शो कर रहा है, C क्या है, D क्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं जो A है, ये यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर ये A ये शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो एनर्जी है ज़्यादा एनर्जी, मतलब यहाँ पर एंट्रोपी आपकी ज़्यादा होगी। तो A का हो गया सेकंड ऑप्शन। तो देख सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, A में क्या आपका सेकंड, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है A सेकंड। बी क्या है आपका, बी यहाँ पर आपका ये बता रहा है कि ये डायग्राम किस चीज़ का है, तो बी आपका ये मोल्टन ग्लोब्यूल का डायग्राम है। तो डी आपका ये डी, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, ये डी नेटिव स्ट्रक्चर है, नेटिव स्ट्रक्चर क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जो परसेंटेज दे रखी है नेटिव प्रोटीन की कन्फर्मेशन की, तो यहाँ पे 100% है, मतलब जो यहाँ पे 100% के सामने होगा वो नेटिव, उसकी वो नेटिव ज़्यादा होगा, तो डी आपका क्या है, नेटिव स्ट्रक्चर, तो डी का आप फर्स्ट लगा दो, ठीक है। तो ऐसे आपका ये निकल सकता है, आप कैसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ओके, आगे चलते हैं गाइज, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन विद 100 रेजिड्यू वाज डिटरमाइंड बाय एक्स-रे एनालिसिस एट एटॉमिक रिजोल्यूशन एंड NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर पॉसिबल। तो गाइज इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, ठीक है, 4 स्टेटमेंट में से बताना है हमको कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कॉम्बिनेशन बताना है, AC करेक्ट है, BD करेक्ट है, BC करेक्ट है, AD करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द डायहेड्रल एंगल डिटरमाइंड फ्रॉम द एक्स-रे स्ट्रक्चर एंड NMR विल बी आइडेंटिकल। तो जो डायहेड्रल एंगल्स हैं, ठीक है, वो हम उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, हम एक्स-रे स्ट्रक्चर से भी डिटरमाइन कर सकते हैं और NMR से भी डिटरमाइन कर सकते हैं, दोनों से आइडेंटिकली आएंगे, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है बी, द डायहेड्रल एंगल डिटरमाइंड फ्रॉम द एक्स-रे स्ट्रक्चर विल बी मोर एक्यूरेट। ओके, तो गाइज ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, ठीक है, जो डायहेड्रल एंगल्स हम डिटरमाइन करते हैं एक्स-रे स्ट्रक्चर से वो मोर एक्यूरेट नहीं होती। एक्स-रे स्ट्रक्चर से आपकी जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अगर हम उससे मेजर करते हैं तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की मोर एक्यूरेट होती है, ना कि एक्स-रे से। ओके, तो इसलिए आपके जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट है गाइस, बीटा टर्न्स कैन बी डिटरमाइंड ओनली बाय NMR। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, हम NMR से ही बीटा टर्न्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, हम एक्स-रे से नहीं कर सकते, उसको हम ओनली NMR से कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गई। डी देखते हैं, बीटा टर्न कैन बी मोर एक्यूरेटली डिटरमाइंड फ्रॉम द एक्स-रे स्ट्रक्चर। तो ये बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है, बीटा टर्न्स को हम ओनली NMR से देख सकते हैं, ना कि हम एक्स-रे से देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया A एंड C, ऑप्शन नंबर 1 A एंड C स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं भी आया तो आपको ये आप ये एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हो, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चक्कर है, क्यों A एंड C जो आपकी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सम एंजाइम्स दैट सर्व एज ट्रांजिएंट कैरियर ऑफ स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स आर शोन बिलो। ठीक है, यहाँ पर आपके कोएंजाइम दे रखे हैं और केमिकल ग्रुप जो कि ये कोएंजाइम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, हमें मैच करना है कौन सा कोएंजाइम कौन सा केमिकल ग्रुप को ट्रांसफर करता है। ओके, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बट इन्होंने ये जो क्वेश्चन है वो किस में पूछ रखा था, सेक्शन सी के अंदर 4 नंबर में क्वेश्चन आया था गाइस जी। ठीक है, तो सबसे पहला आपका कोएंजाइम ए कहाँ पर आपने पढ़ा है, आप याद करो, क्रैब साइकिल में आपने पढ़ा होगा। तो कोएंजाइम ए कौन सा केमिकल ग्रुप ट्रांसफर करता है, तो कोएंजाइम में एसाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है। एक आपका सेकंड कौन से ऑप्शन में है, तो ये सेकंड ऑप्शन में ही आपका दिख गया, ए का सेकंड कोएंजाइम में एसाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है। बाकी और भी देखते हैं, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD आपका कौन सा केमिकल ग्रुप ट्रांसफर करेगा, तो गाइज ये आपने FAD आपने कहाँ पढ़ा है, आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ा है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये ट्रांसफर करने का काम है इसका FAD का। तो बी का हो गया फर्स्ट, तो इसमें बी का फर्स्ट दे रखा है, ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, थर्ड में देखते हैं हम, थर्ड क्या है, पाइरोडॉक्सल फोस्फेट क्या करेगा, एमिनो ग्रुप को क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा। ठीक है, ये आपको याद करना रहेगा कि पाइरोडॉक्सल जो फोस्फेट है वो किस ग्रुप को करता है ट्रांसफर, वो एमिनो ग्रुप को करता है। ओके, देन जो डी है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD किसको करेगा, वो आयोडाइड आयन जो H नेगेटिव आयन से आपके, ठीक है, आयोडाइड आयन उनको क्या करेगा, वो ट्रांसफर करेगा। तो गाइज ये सभी मिलके आपका अगर मैच करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बनता है। ठीक है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर गाइज क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ सकते हो, एक्सप्लेनेशन पढ़कर आपको क्या है क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हमारा ऑप्शन नंबर बी कैसे करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, 6th क्वेश्चन नंबर, द CO2 dissociation curve of oxygenated and deoxygenated blood are given along the dissolved CO2 below। यहाँ पर आपका क्या है, जो CO2 डिसोसिएशन कर्व दे रखा है गाइज, ठीक है, किसका है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीनेटेड ब्लड का। तो इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि करेक्ट भी हो सकती है और इनकरेक्ट भी हो सकती है। ये 4 स्टेटमेंट हैं जो कि आपकी करेक्ट भी हो सकती है और इनकरेक्ट भी हो सकती है। तो हमें बताना है कौन सी करेक्ट है, मेनली कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो गाइस देखते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट, द डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 देन ऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन। तो इसमें क्या कह रहा है, मेनली जो आपका डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन है उसकी जो एफिनिटी होती है CO2 के लिए वो ऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन से ज़्यादा होती है। ये बात बिल्कुल आपकी करेक्ट है। क्यों ज़्यादा क्यों होती है, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसके पास हायर एफिनिटी होती है CO2 की। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है। जो ऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन है उससे ज़्यादा एफिनिटी इसलिए है क्योंकि जो डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पर, वो क्या करेगा, वो प्रोटॉन को जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए क्या है उसके पास ग्रेटर एफिनिटी है CO2 के लिए। ओके, तो ये एक आपकी जो स्टेटमेंट ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगी। सेकेंड स्टेटमेंट है गाइस, द डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन डज नॉट बाइंड विद फ्री H+ आयन रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ HCO3 फ्रॉम CO2। सो गाइज ये स्टेटमेंट मेरी तरफ से तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो फ्री H+ आयन से बाइंड करता है, फ्री H+ आयन से बाइंड करेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, CO2 की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ओके, CO2 की कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, H+ से बाइंड करके वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, HCO3 की। ठीक है, यहाँ पर नोट लिख रखा है इन्होंने, तो ये गलत है, बाइंड करके ही आपका क्या फॉर्मेशन होगा, HCO3 की फॉर्मेशन होगी। तो आपका ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, द हीमोग्लोबिन सैचुरेशन विद O2 हैज़ नो इफेक्ट ऑन CO2 डिसोसिएशन कर्व। जो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन ऑक्सीजन के साथ उसका कोई इफेक्ट नहीं है CO2 डिसोसिएशन कर्व पे। तो गाइज ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। अगर आप ये बात बताओ, आपने पढ़ा है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो CO2 डिसोसिएशन कर्व के, ठीक है, आपने पढ़ा है 3-4 फैक्टर्स होते हैं। एक तो आपका टेम्परेचर, pH, ओके, और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन। अगर हम CO2 डिसोसिएशन कर्व की बात करें तो हम ऑक्सीजन की क्या करेंगे, हम वो देखेंगे कंसनट्रेशन। अगर हम O2 डिसोसिएशन कर्व की बात कर रहे हैं तो हम किसकी कंसनट्रेशन देखेंगे, हम CO2 की। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि स्टेटमेंट में कि O2 का कोई इफेक्ट नहीं है CO2 डिसोसिएशन कर्व पर, बट
ऐसा नहीं होता गाइज, इसका इफेक्ट होता है। ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि डिसीजन कर्व को चेंज कर सकता है। ओके गाइज, देखते हैं अब ये आपकी ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो चुकी है, बी एंड सी दोनों रॉन्ग हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है ऑक्सीजन एंड CO2 बाइंड टू हीमोग्लोबिन एट डिफरेंट साइड। तो ये तो सबको पता है, जो हीमोग्लोबिन आपने स्ट्रक्चर देखा है उसमें आपकी जो ऑक्सीजन और CO2 है दोनों अलग अलग डिफरेंट साइड पर बाइंड करते हैं। ठीक है, तो आपका ए एंड डी करेक्ट है और बी एंड सी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया। ठीक है, बी एंड सी इनकरेक्ट है, यहाँ पर पूछ रखा है करेक्ट, तो हमें बताना है ए एंड डी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, और बाकी आपके नेगलेक्ट हो गए क्योंकि हमने देखा बी और सी तो आपका क्या है, इनकरेक्ट ही हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, मैं फिर कहना चाहूँगा अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप एक्सप्लेनेशन से गो थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ कर आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या समझाया है आपको। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ pH 4 and pH 10 solution are mixed, what will be the appropriate pH of the final solution। तो गाइज ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, दो सॉल्यूशंस की pH दे दी। ठीक है, अब हमें बताना है दोनों सॉल्यूशन का अगर हम मिक्स कर देते हैं तो फाइनल की pH क्या होगी। ठीक है, अगर जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी होगी, ठीक है, नॉर्मली pH के फॉर्मूलेज का भी आइडिया होगा उसको, तो वो निकाल सकता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, अब मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लो दो सॉल्यूशन है ए एंड बी। ओके, उन दोनों को हमने क्या लिया, मिक्स कर दिया। उन दोनों की जो वॉल्यूम थी वो 1 लीटर थी। दोनों मिक्स करने के बाद आपकी क्या होगी, वॉल्यूम 2 हो गई। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, उस जो 2 लीटर सॉल्यूशन है आपका प्रिपेयर हुआ है उसकी कितनी जो पीएच है, कितना पीएच होगा। ओके, अब हमें इसके लिए क्या है, H+ कंसनट्रेशन निकालनी पड़ेगी दोनों सॉल्यूशंस की। पहले जिसका pH 4 है उसकी एंड जिसका pH 10 है उसकी, फिर उन दोनों की H+ कंसनट्रेशन को प्लस करके फिर उसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। देखो मैं दिखाता हूँ आपको मेनली इन क्वेश्चंस के लिए ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं, इनका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए। देखो हम इस फॉर्मूले से क्या है, आपके H+ कंसनट्रेशन निकालेंगे। ठीक है, pH दे रखा है 4, मान ले सॉल्यूशन 1 आए तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर सेकंड सॉल्यूशन का आपका pH दे रखा है 10 तो इसकी 10 की पावर 10 हो गया। ठीक है, ये क्या निकल गया, आपकी H+ कंसनट्रेशन निकल गई। ठीक है, ऐसे निकलेगा सॉल्यूशन। ठीक है, आप दोनों को मिक्स कर देंगे, इनको प्लस करके डिवाइडेड बाय में आपका 2 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद हम क्या करेंगे, जो आपका 10 की पावर -10 है उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये बहुत समान जो वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 2, और जो इसकी जो लास्ट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4.3। ये आपका pH आएगा अप्रोक्सीमेटली, तो ये आपका 4 के बराबर है। तो आप देख सकते हो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हमने 4.3 निकाला है। ठीक है, इससे गो थ्रू हो जाना एक बार आप, फिर आपको समझ में आएगा हमारा जो ये 4.3 pH है ये कैसे निकला है। ओके, आई होप गाइज आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हैं अपना। ओके, वहाँ पर मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस 2019 के। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।